अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में अहम खिताब किया है। अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह की है। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत भी दी है और मुल्की मईशत, अमरीका, अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से भी खुलकर हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अपोजिशन को तनकीद का निशाना नहीं बनाया और अपोजिशन ने भी वज़ीर आज़म की तकरीर खामोशी से सुनी। ऐवान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन के पास इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजावीज़ हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इलेक्शन लड़ें तो किसी को फिक्र ना हो कि हमें धांधली से हराया गया है। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को इस चीज पे कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस की। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। रिफॉर्म नहीं करेंगे ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। इसके अलावा ड्रोन हमलों के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारे ही मुल्क में ड्रोन हमले करता रहा। 30 साल से दहशतगर्द इंग्लैंड में बैठा हुआ है, तो क्या बरतानिया ड्रोन हमले करने की इजाजत देगा? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो, ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक करते हैं उसके ऊपर तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वज़ीर आज़म ने आज तकरीर में इस हवाले से भी बात की और कहा कि वहाँ कोई हमारा फेवरेट नहीं है। जो अफगान अवाम चाहते हैं हम उनके साथ हैं। हम अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहते। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम दिया कि हम अमेरिका के साथ अमन में तो इत्तेहादी हो सकते हैं लेकिन तनाज़े में नहीं। हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान। शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह अब उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी। सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? तो हम तो चाहते हैं अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे। हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 5 अगस्त का इक़दाम वापस होने तक भारत से सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कल ही अफगानिस्तान, भारत और मुल्क की दाखिला सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत का अहम इन कैमरा इजलास होगा, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अहम रहनुमा शरीक होंगे और अस्करी क़यादत अफगानिस्तान समेत अहम मामलात पर ब्रीफिंग देगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले कौमी असम्बली का माहौल कशीदा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बिलावल साहब को मैं दरखास्त करता हूं, आ जाए। मैं कहता हूं बिलावल साहब आ जाए। अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा। ना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको भी जानता हूं, उनके बाबा को भी जानता हूं। वज़ीर आज़म को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में, 2018 में तुम्हारी जमानत सब करके आया, बैठा हूँ यहाँ। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैंने उसको
सीए भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा, अपना वजारत बचाने के लिए अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को तो पे ऑन हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा। साइड पे ऑर्डर लेकर वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ, इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। आज बच्चा बहुत परेशान है, मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूँ जान देता फिर सही। सारी सूरत हाल रही। इसके बाद भी वज़ीर-ए-आज़म ने पुरसकून अंदाज में तकरीर करी, अपोजिशन ने सुनी, हुकूमत के एतमाद में इजाफा होता जा रहा है, अपोजिशन को हर सियासी मुहाज पर जवाब दिया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर फिलहाल हुकूमत में कोई खतरा हुकूमत को महसूस नहीं हो रहा है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग से राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, पहले आपसे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, इस वक्त नज़र आ रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोगों ने आज तकरीर वज़ीर आज़म की सुनी, वज़ीर आज़म ने आप लोगों को दावत भी दी। क्या ये आप लोगों को एहसास हो गया कि सड़कों पर भी कुछ नहीं हुकूमत का बिगाड़ सके, पार्लियामान में भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, बजट भी पास हो गया, तो बेहतर है माहौल को बेहतर किया जाए और आगे बढ़ा जाए, 2023 के इलेक्शन पर फोकस किया जाए? देखें शाहजेब, हम इनका सड़कों पे भी बिगाड़ेंगे, ज़मीनी इलेक्शंस में हमने इनका पूरा बिगाड़ के दिखा दिया है और आइंदा इंशाअल्लाह ताला जो है वो जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उनमें भी इनकी औकात जो है उसको पूरी तरह से वाज़े करेंगे। मामला ये है कि हमने पहले दिन, जिस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने स्पीच करनी थी, हमने इनसे कहा था कि आप हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़, हमारे कायद के ख़िलाफ़ जो है वो अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को सुनेंगे तो हम भी आपकी जो है वो बात सुनेंगे। लेकिन इनकी बात उस दिन समझ में नहीं आई। इन्होंने 3 दिन जो है वहाँ पे हंगामा राई की। जब फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिला तो उसके बाद फिर चौथे रोज़ जो है वो सैनिटी इनके ऊपर प्रिवेल हुई और इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर जो 2.5-3 घंटे थी वो सुनी। आज भी स्पीकर साहब के पास पहले मीटिंग हुई थी, हमने इनको वाज़े किया था कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ या शरीफ फैमिली से मुतल्लक इन्होंने कोई भी ऐसी बात की जो कि तनकीद के या उस ज़ुमरे में आती हुई जो तज़हीक का जो है वो पहलू हर वक्त जो है वो ये बात करते हैं या इनके लोग बात करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर स्पीच नहीं कर सकेंगे। उन्होंने हमें कहा कि जी नहीं, वो सिर्फ अपनी बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, अगर वो अपनी बात करेंगे, बजट के ऊपर बात करेंगे तो हम उनको सुनेंगे। एक मरहले के ऊपर जब उन्होंने एक बात इशारतन की तो हमने आगे से इंटरप्ट किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, कोई यहाँ पे जो है वो ना हुकूमत गैर जानबदार और ना जो है वो इंसाफ मिल रहा है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पहलू अपना जो है वो बदल लिया। तो ठीक है, इस तरह से अपनी बात एक जो है वो दायरे में और एक जो है वो लिमिट में करें तो उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपनी बात करें और उसके साथ जो है वो हमारी लीडरशिप को जो है वो जिस तरह से जो नैरेटिव ये बनाते रहे हैं उस तरह की बात करें। ये बात हाउस में नहीं होने देंगे। मगर साहब, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म को ये समझ में आ गया है कि मेरे इस टेन्योर में ये ओपोजिशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो आगे की बात करते हैं। वरना वो बात भी नहीं करते थे आपसे, वो दावत दे रहे हैं आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करने की। यानी उनकी अपनी नज़रें अब 2023 के इलेक्शन पर हैं, उन्हें लगता है वही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो इसका फ़ायदा उठाएं, अगर दावत दी है रिफॉर्म्स पर, हुकूमत के साथ बैठें और इलेक्शन रिफॉर्म्स करें ताकि पाकिस्तान में कम से कम गैर मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद पड़े। शाहजेब, ये 2023 तक तो ये खुद भी नहीं जाने वाले। ये इन्होंने जो है ये इलेक्शन बजट दिया है, अगले बजट से पहले इन्होंने इलेक्शन करवाना है। ये हमें भी समझ है और हम भी उसकी जो है वो पूरी तरह से तैयारी इंशाअल्लाह ताला जो है वो कर भी रहे हैं और की भी हुई है। बाकी जहाँ तक उन्होंने बात की है, हाँ आज उन्होंने ये बात कही है कि जो यानी वोटिंग मशीन्स हैं तो उसके ऊपर हमारा ये मौक़िफ़ है, लेकिन हम अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो हम उसके ऊपर भी गौर करने को तैयार हैं। वरना पहले तो कहते थे कि मैं किसी और बात पे गौर करने को तैयार नहीं हूँ। तो ठीक है, आएँ इलेक्शन कमीशन के पास बैठें, वहाँ पे हम भी अपनी तजावीज़ देंगे, ये भी अपनी तजावीज़ ले आएँ। वहाँ पे बैठ के जिस तरीक़ाकार के ऊपर कंसेंसस होगा, कौन नहीं चाहता कि वोटिंग का अमल जो है वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उसके लिए जिसके ऊपर कंसेंसस होगा उसके मुताबिक जो है वो अमल करने को सभी जो है वो तैयार हैं।
राणा साहब, इलेक्शन कमीशन में क्यों, पार्लियामेंट में क्यों नहीं? आप तो पार्लियामेंट को मजबूत बनाने की बात करते थे। जब वजीर आजम फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं कि अगर आपकी बात दुरुस्त हुई तो वो मान ली जाएगी, तो पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ बैठे, पार्लियामेंट को मजबूत करें, वहां पर कानून साजी करें। नहीं, हम बराह रास्त हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। और फिर ये भी करते हैं कि फिर ये कहते हैं कि जी हमसे तो NRO जो है वो मांगा जा रहा है। हालांकि NRO जो है वो ये जो है वो आमिर कियानी को दे सकते हैं, जहांगीर तरीन को दे सकते हैं, जुल्फी बुखारी के लिए NRO है, मालम जबा वालों के लिए NRO अपोजिशन को तो कहते हैं ना किसी ने मांगा है, और ये कहते हैं कि जी मैं दूंगा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और इलेक्शन फ्री फेयर करवाना उसकी आइनी जिम्मेदारी है। वहाँ पे बैठ के इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने के लिए जो है वो बात हो सकती है, और वहाँ पे हम बैठने को तैयार हैं। मौलाना साहब, 3 महीने पहले सूरत हाल ये थी, आप लोग सड़कों पर थे, बार बार हुकूमत को डेडलाइंस दे रहे थे। आज सूरत हाल ये है कि आप वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, वो अफगानिस्तान पर अपनी पॉलिसी क्लियर कर रहे हैं। आप कहते हैं बेसिस दे देंगे, वो बता रहे हैं बेसिस नहीं दी जाएंगी। वो कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। आज वो ये बता रहे हैं कि मईशत बेहतरी की सिमत में जा रही है। तो सियासी तौर पर आपको मुकम्मल तौर पर चित नहीं कर दिया है वज़ीर आज़म ने? नहीं, ज़बानी कलामी तो ये सारा कुछ ही बताते रहते हैं। जिन्होंने अड्डे दिए थे उन्होंने कब कहा था कि हमने अड्डे दिए हैं? उन्होंने भी 2 टोक ही ये कहा था कि हम जो है वो अड्डे नहीं देंगे। वो भी 2 टोक अंदाज में ही जो है वो हर चीज़ की जो है वो मजम्मत किया करते थे। मुआशी एजेंडा जो है वो तो इन्होंने बड़ा 2 टोक इलेक्शन से पहले 100 दिन बता दिया था कि जी 90 दिन में जो है वो डॉलरों की बारिश हो जाएगी, 200 अरब डॉलर जो है वो मुल्क में आ जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग का ख़ात्मा हो जाएगा, और जो है वो कर्ज़े जो है वो अदा हो जाएंगे। तो हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये ज़बानी कलामी है ना। आज 3 साल बाद आप मुझे ये बताएं कि उनकी आज की स्पीच में कोई एक बात ऐसी है कि उन्होंने ये कहा हो कि हमने 3 साल में ये अचीव किया है? कोई एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम लिया है कि हमने ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया है? कोई उन्होंने एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट का नाम लिया है कि इसका हमने संगे बुनियाद रख दिया है? सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो ये बातें 3 साल पहले भी ये कर रहे थे, आज भी 3 साल बाद वही ज़बानी कलामी बातें कर रहे हैं। कोई उन्होंने बताया कोई तरीका कि जिस तरीके से गैस की कीमतें कम होगी, आम आदमी को बिजली जो है वो सस्ती मिलेगी, आम आदमी के लिए आटा जो है वो सस्ता होगा, आम आदमी के लिए चीनी जो है वो सस्ती होगी, आम आदमी के लिए अद्वियात की कीमतों में कमी आएगी? कोई एक स्टेप। ये ज़बानी कलामी जो है, ये राम कहानियाँ जो है, यही इन्हीं के ऊपर जो है वो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और अब उन्हीं के ऊपर ये काम चलाना चाहते हैं। तो अब ये काम नहीं चल सकेगा। कोई लोग जो हैं वो एक दफ़ा तो कुछ लोगों ने धोखा खाया, अब बार बार जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे कोई इनसे धोखा नहीं खाएगा। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ बने। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत फ्लेक्सिबल हुई है क्योंकि आपकी तरफ से तो मामला सेनेट में चला गया था, तो क्या आप यहाँ तक भी फ्लेक्सिबल होंगे कि इलेक्शन कमीशन में के सामने अपोजिशन के साथ बैठकर बात कर लें ताकि मामला कम से कम आगे बढ़ सके जब माहौल अच्छा हुआ है? या आप समझते हैं पार्लियामेंट में ही होगी बात? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है हुकूमत पर। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती है, या तो ये जो लोग आए हैं इनको बिल्कुल ही कुछ इल्म नहीं है निज़ाम का, और या फिर ये पार्लियामेंट को जानबूझ के अंडरमाइन करना चाहते हैं। मुझे आप बताइए कि जो सियासी इस्लाहात हैं जिसके लिए लेजिस्लेशन करनी है, इलेक्शन कमीशन का उससे क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूशन आर्म है जो तय करना कि इस्लाहात क्या होनी चाहिए, निज़ाम क्या होना चाहिए, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है। आप पार्लियामेंट में बैठेंगे या आप सारे मुंह उठा के इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे? तो मुझे नहीं समझ आती कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो बज़ाहिर तो काफ़ी दफ़ा असम्बलियों में रह चुके हैं, और ये एक बड़ी बेसिक सी बात है, अगर उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़। मतलब वो कह रहे हैं हुकूमत पर भरोसा नहीं है। पहले भी हम इनके साथ बैठे थे, इन्होंने खुद ने कहा था नैब के कवानीन में तरामीम करनी है, फिर कह दिया कि हमसे NRO मांग रहे हैं, जो मुख्तलिफ 35 शिकों का मामला हुआ था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बाहर बात करनी है, कोई एक फरीक हो जिस पर बीच में जिस पर भरोसा किया जा सके। तो देखिए, वो तो फिर स्पीकर साहब बैठ जाएंगे, या जो आप मीडिया के सामने मुज़ाकरात कर लें। मुझे तो खैर मुज़ाकरात की तो कुछ समझ ही नहीं आती। देखिए, पिछले साल अक्टूबर में हुकूमत ने एक बिल पेश किया है, 49 उसके मेन पॉइंट्स हैं। उन 49 पॉइंट्स को हुकूमत ने पब्लिक किया है।
अब वो अगर अपोजिशन समझती है कि उन 49 पॉइंट जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें बेहतरी आ सकती है, तो आप लिख के अपने सामने रख दें। ये कोई कौन सी को खुफिया दस्तावेज है जिसके ऊपर मुज़ाकरात करने हैं, जिसके लिए एक बाहर से मीडिएटर भी चाहिए, एक इनको जो है वो विचोला भी चाहिए, और उनके सामने बैठ के हमने बातें करनी है। तो जो सब जो एतबार का के दरमियान फुकदान है, लग नहीं रहा कि इस माहौल का कोई फायदा होगा और कोई मिलकर रिफॉर्म्स कर पाएंगे आप दोनों। अनफॉर्चुनेट है जो सबसे ज्यादा वो ये है कि अपोजिशन कोई तैयारी नहीं करती, ना उन्होंने कभी कोई एक लफ्ज पढ़ा है, ना उन्होंने कभी भी बजट डॉक्यूमेंट में भी आप अपनी अगर टीम को ये कहेंगे कि सिर्फ एक कोलाज बना लें कि अपोजिशन ने कोई सब्सटेंटिव तकरीर की हो जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई लगे कि उन्होंने कोई एक, चाहे वो बिलावल साहब हों चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, कि उन्होंने कुछ बजट पढ़ के ही तकरीर की है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी टीम नहीं बना सकेगी। और यही मामला जो है वो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है। इन 49 में से 40 रिफॉर्म्स वो हैं जो पिछली जो असेंबली थी जिसमें अयाज सादिक साहब जो स्पीकर थे और एक जो जाहिद हामिद साहब थे, उनकी एक सब कमेटी बनी थी, उनके ऊपर इत्तेफाक की राय। 9 जो चीजें हैं उनके ऊपर आप अपनी ऑल्टरनेटिव राय दे दें। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि इसमें क्या खुफिया मुज़ाकरात करने हैं जिसके लिए एक जगह भी अलहदा चाहिए, लोग भी अलहदा चाहिए, आप मीडिया के सामने मुज़ाकरात कर लें, क्या प्रॉब्लम है? मतलब और आज वज़ीर आज़म की तकरीर से नजर आ रहा है कि उनकी अब जो निगाह है वो 2023 के इलेक्शंस पर है। तो ऐसे में जो नैब के रिफॉर्म्स हैं, नैब के कवानीन में तब्दीली है, वो भी आप करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहते हैं ताकि 2023 के इलेक्शन तक डिलीवरी हो सके, तो अब तो सारे वुज़रा कह रहे हैं कि नैब सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ताबिश गौहर साहब ने कहा कि जो गैस के टर्मिनल की कैपेसिटी हम नैब की वजह से नहीं ऑपरेट कर पा रहे। असद उमर साहब ने कहा कि पीएसडीपी इसलिए नहीं खर्च हुआ क्योंकि नैब रुकावट बना हुआ है। इसके अलावा ML1 के हवाले से शेख रशीद साहब ने माजी में कहा था। तो अब तो अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत के लिए नैब मसला बन गया, तो उनके कवानीन में भी तरामीम करें अपोजिशन के साथ मिलकर ताकि आप भी डिलीवर कर सकें। नहीं, हम तो तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, जो इसके साथ नैब के इस्लाहात से ज़्यादा जुडिशल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। आप अदालती इस्लाहात के लिए हुकूमत और अपोजिशन का बैठना ज़रूरी है। NFC अवार्ड के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन का बैठना ज़रूरी है। आर्टिकल 140 से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके ऊपर बैठना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ नैब के ऊपर बैठना भी ज़रूरी है। उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो पहले ही हुकूमत ला चुकी है। सो प्रॉब्लम ये है, लेकिन शाहजेब आप एग्री करेंगे कि जब मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो आप लेस कंट्रोवर्शियल चीज़ों से शुरू करते हैं, ऐसे बातों से शुरू करते हैं जो कम मुतनाज़ हों। अगर आप ये कहें कि सबसे मुतनाज़ बात के ऊपर ही पहले बातचीत शुरू कर दें तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए मेरा मुद्दा तो हमेशा यही रहा है, मौक़िफ़ यही रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन को उन बातों के ऊपर बातचीत शुरू करनी चाहिए जिसमें आपस में हमारे फासले कम हैं। और हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे इस्लाहात या हमारे जो नुकात हैं वो हतमी हैं। अपोजिशन इससे बेहतर ला सकती है, वो बेहतर ले आए, हमें कोई इतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया उनकी राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नैब और हुकूमत आमने सामने भी आ गए हैं। आज नैब ने हुकूमत को जवाब दिया है, क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नैब और हुकूमत आमने सामने आ रहे हैं। नैब अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि अब हुकूमत के लिए परेशानी की वजह बन रही है। हुकूमती कामों में रुकावटें पैदा कर रही है और मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। वुज़रा नैब पर तनकीद कर रहे हैं और आज नैब का जवाब भी आया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मौमन ख़ुसूसी ताबिश गौहर ने कराची में सनतकारों से खिताब किया, गैस बहरान पर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि LNG के पहले टर्मिनल से इजाफी गैस हासिल नहीं की जा रही क्योंकि नैब सुई सदन गैस कंपनी को खत लिखकर इजाफी गैस के इस्तेमाल से रोक रहा है। नैब का जिक्र आया, बिल्कुल 100% ये दुरुस्त बात है कि नैब का खौफ है। अगर कोई शख्स इस बात का इनकार करता है तो वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा। नैब का खौफ इसलिए है कि जो पहला टर्मिनल है उस पे नैब का केस अभी भी चल रहा है, सबके इल्म में है। और नैब की चिट्ठियाँ हैं सुई सदन को कि अगर आपने इनके साथ कोई मजीद मुआहदा किया एक्सेस कैपेसिटी के हवाले से या किसी और हवाले से, इनका कॉन्ट्रैक्ट खोला फिर से, तो आप नैब की गिरफ्त में आ जाएंगे। ये एक बुनियादी मसला है कि नैब की वजह से बहुत से फाइलें और काम जो जायज़ हैं, जो होने चाहिए, रुकें। ताबिश गौहर के इस बयान पर नैब का रद्दअमल सामने आया। नैब के एलामिये के मुताबिक नैब ने मुआवने ख़ुसूसी बराए तवानाई और पेट्रोलियम ताबिश गौहर के FPCCI में नैब के बारे में रिमार्क्स मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआवने ख़ुसूसी का बयान ना सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी, मन घड़त और बेबुनियाद है, बल्कि उन्होंने अपने गुमराहकुन बयान के लिए बिजनेस कम्युनिटी में नैब के बारे में मनफी तासुर उजागर करने की कोशिश की।
और अदालत में नैब के कानून के मुताबिक दायर LNG रेफरेंस पर असरअंदाज होने के साथ साथ मज़कूरा रेफरेंस में शामिल मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने की मुबैना कोशिश की है। नैब के मुताबिक ताबिश गौहर के बयान की मुकम्मल कॉपी पेमरा से सरकारी तौर पर हासिल करके इसका जायजा लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि नैब की वजह से पहले टर्मिनल से इजाफी गैस हासिल नहीं की जा रही। 25 जून को हमारे प्रोग्राम में यही बात ताबिश गौहर ने कही। फिर पीर को हमारे ही प्रोग्राम में हम्माद अजहर ने भी ताबिश गौहर के दावे की तस्दीक की और फिर आज सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने भी यही बात कही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि नैब के खौफ की वजह से 2 LNG टर्मिनल से मुआहदे से ज़्यादा गैस हासिल नहीं कर सकते। इस हवाले से हमने नैब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और नैब तर्जुमान से पूछा कि हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि नैब केस की वजह से एंग्रो के टर्मिनल से इजाफी गैस हासिल नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से गैस की कमी हो रही है और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि नैब का केस हुकूमत को LNG टर्मिनल से इजाफी गैस लेने से रोक रहा है? हमारे सवाल का नैब के तर्जुमान ने जवाब नहीं दिया। हमने फिर नैब के मौक़िफ़ के लिए उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्होंने नैब की आज की प्रेस रिलीज भेज दी। हमने फिर नैब तर्जुमान को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और पूछा कि अगर ये सच है कि नैब के इसकी वजह से एंग्रो टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो रही और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने भी ये इल्ज़ाम दोहराया है, तो क्या आप इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करेंगे? इस पर नैब तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब का केस इस वक्त अदालत में है। कानून के मुताबिक अंडर ट्रायल केस पर बात करना मुनासिब नहीं है। फिर हमने नैब तर्जुमान से पूछा कि ताबिश गौहर ने खास तौर पर कहा है कि नैब ने SSGC को टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल न करने के हवाले से खत लिखे हैं, क्या ये दुरुस्त है? हमें लाइव शो में ज्वाइन करें और इस हवाले से हुकूमती हुक्काम की तरफ से लगाए गए दीगर इल्ज़ामात पर बात करें। तो इस पर नैब तर्जुमान ने कहा कि जब तक हम कोई दस्तावेज नहीं देख लेते हम तबसरा नहीं कर सकते। अब यानी ताबिश गौहर के जिस इल्ज़ाम पर, जिस बयान पर नैब ने नोटिस ले लिया और प्रेस रिलीज में नैब के कवानीन के तहत कानूनी चाराजोई करने का इशारा दे दिया, नैब ने उसकी दस्तावेज ही नहीं देखी हैं कि नैब ने ताबिश गौहर के मुताबिक SSGC को खत लिखे भी हैं या नहीं। दस्तावेज नहीं देखे हैं मगर ताबिश गौहर के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी करके कानूनी चाराजोई का इशारा जरूर दे दिया है। मगर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत नैब के हवाले से काम में रुकावटें डालने की शिकायत करती रही है। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदा किया और फिर इस मुआहदे का क्रेडिट लिया, मगर जब मुआहदे के तहत IPPs को पहली अदायगी वक्त पर ना हो सकी और ये खबरें सामने आई कि नैब के खौफ की वजह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरान फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे और फिर हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने इस बात की तस्दीक की। ये अगर मामला नहीं आगे बढ़ सका और कल पेमेंट नहीं हुई तो वो नैब की क्लीन चिट की वजह से ही है जिसका आपको इंतजार है, और अगर ये 70 दिन के अंदर भी नहीं आई तो फिर मुआहदा खतरे में भी पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। यकीन अगर 70 दिन के अंदर भी वो क्लीन चिट नहीं आई तो फिर ये मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ये बहुत शफाफियत की बुनियाद पे ये नजरसानी की गई थी इन मुआहदों की। नौकरशाही है, उनके काफ़ी खदशात हैं, अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं। उनके वज़ीर आज़म साहब हमको हमेशा ये कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स हल लेके आओ, लेकिन अगर लकीर से ज़रा सा भी इंसान हट जाए और अगर नैब के शिकंजे में इंसान आ जाए तो जाहिर है कोई शख्स नहीं चाहेगा उसकी इज्जत पामाल हो। फिर उसके बाद ये खबरें सामने आई कि हुकूमत माली साल में तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं कर सकी। 5 जून को शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने बजट में 650 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए, मगर 1 जून तक हुकूमत ने 421 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल किए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर ने मौक़िफ़ दिया कि सिर्फ PSDP ही नहीं, नैब की वजह से पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। नैब सर वो सिर्फ तरक्याती अखराजात नहीं है मेहताब, पूरा सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। और हमने ये कोशिश की थी, पिछले साल एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे कि कम से कम सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात है, कम से कम वो तो फैसले करें ना। तो सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पर कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हमें करनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ओहदा संभालने से पहले हमारे इंटरव्यू में कहा कि नैब का कानून बैलेंस किया जाना जरूरी है ताकि लोगों में एतमाद आए। नैब का और जो आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए और एक फिल्टर कर देना, मतलब क्रिएट कर दे कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आएंगे उनको कोई इस तरह नहीं उठा लेगा अनलेस साइंड ऑफ बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स इन द गवर्नमेंट। इसके अलावा ML1 मनसूबा, जिसे हुकूमत ने रेलवे के निज़ाम के लिए अहम तरीन करार दिया है, इस मनसूबे के हवाले से हुकूमती कार्रवाई ताख़ीर का शिकार हुई तो इसकी वजह भी नैब बना। और फिर हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद ने कहा कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी दस्तखत नहीं कर रही है।
नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। नैब खुद हुकूमत के लिए मसला बन गई है और हुकूमत अपने कामों में ताख़ीर की वजह नैब को करार दे रही है। नैब को मुआशी तरक्की में रुकावट करार दे रही है। बल्कि जब गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ी केस में नैब के किरदार पर सवालात उठाए और एक एक करके अपोजिशन के रहनुमा रिहा होने लगे, तो फिर वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान नैब की नाअहली ने पहुंचाया। यानी हुकूमत खुद नैब को एहतसाब की राह में भी और तरक्की की राह में भी रुकावट करार दे रही है। अगर मौजूदा हुकूमत में नैब की 3 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि नैब ने अपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमा को गिरफ्तार किया, मगर किसी एक पर भी अब तक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। बल्कि एक एक करके तकरीबन तमाम अपोजिशन के रहनुमा जमानत पर रिहा हो गए और उनकी रिहाई के फैसलों में अदालतों ने नैब की कारकर्दगी और नैब की साख पर सवालात उठाए। एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हक्कान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर कैद काट आए, कुछ साबित नहीं हुआ। खुर्शीद शाह 21 माह से गिरफ्तार है, कुछ साबित नहीं हुआ। और एक एक करके अपोजिशन रहनुमा जमानत पर रिहा हो गए और सूरत हाल ये हो गई है कि वो नैब जो अपोजिशन के लिए मसला बनी हुई थी वो हुकूमत के लिए मसला बन गई है। गैस का बहरान आया तो कहा नैब की वजह से टर्मिनल का इजाफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। IPPs की अदायगी का मसला आया तो कहा कि नैब की वजह से अदायगी नहीं हो रही है। तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं किया गया तो कहा गया कि नैब की वजह से बजट इस्तेमाल नहीं हो सका। ML1 मनसूबे पर काम सुस्त हुआ तो कहा गया कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। तो नैब अपोजिशन के लिए नहीं, अब हुकूमत के लिए मसला बन गई है। प्रोग्राम एक बार शामिल करते हैं। कराची में 2 हफ्ते से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन अपने सामने अपनी अमलाक को गिरता देख रहे हैं मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हज़ारों खानदान छत से महरूम होकर अब सड़कों पर आ रहे हैं। एक नया इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। मुतासरीन वफाकी और सूबाई हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनकी दाद रसी करेंगे, उनके नुकसानात का इजाला किया जाएगा, कम से कम उन्हें मुतबादिल ज़मीन और घर फराहम किए जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को उन पर रहम आ जाएगा और उन्हें बेघर होने से बचाया जाएगा। मगर फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन को सिंध हुकूमत मुतबादिल ज़मीन फराहम करेगी। जिनका 80 गज का प्लॉट होगा उन्हें 80 गज का मुतबादिल प्लॉट दिया जाएगा। इस मामले पर एक कमीशन बनाया जाएगा जो मुनासिब हल निकालने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगा। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो कराची में क्यों नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि मुतासरीन को मुतबादिल ज़मीन दी जाएगी, मगर सवाल यह है कि ज़मीन मिलने के बाद इस पर घर कौन बनाएगा। कमीशन कैसे तय करेगा कि मुतासरीन को कौन सी जगह पर मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाएगी। हम सवाल ये भी है कि नस्ला टावर के मामले पर सिंध हुकूमत क्या करेगी या उसके बाद दीगर इमारतें भी उसी तरह गिरा दी जाएंगी। इस सब पर बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा? ज़मीन दे देंगे, घर कौन बना कर देगा? वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत? जो सबके सारे क्राइसिस के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या ये भी कमीशन तय करेगा? क्या होगा मामला? शाहजेब 21 जून को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब थी कराची में, वहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट को इस हवाले से हिदायत दी थी कि हम लोगों को बेघर इस तरीके से नहीं कर सकते और हमें लोगों को मुतबादिल देने की ज़रूरत है। अदालतों का एहतराम है, अदालती फ़ैसलों को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जहाँ हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं हमें रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी सिंध हुकूमत ने बनाई कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस तमाम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से, उनको कम से कम ज़मीन की हद तक एक ऑल्टरनेट सिंध गवर्नमेंट दे। उनके जिनके 60 गज के प्लॉट हैं, 80 गज के प्लॉट हैं, 40 गज के प्लॉट हैं, इन गरीब लोगों को ज़मीन तो कम से कम दी जाए ताकि कोई ना कोई ऑल्टरनेट इनको अरेंज किया जा सके। तो इन प्रिंसिपल सिंध गवर्नमेंट ने इस फैसले से मुत्तफिक है। हमने इसके ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है एज़ पर द रूल्स ऑफ बिजनेस, वो एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ साथ हमने एक कमीशन भी बनाने का फैसला किया है जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो माजी में गलतियां हुई हैं, माजी की हुकूमतों से, सरकारी अफसरान से गलतियां हुई हैं, जिसमें एक आम शहरी ने उस सरकारी कागज़ को देखकर, उस सरकारी डॉक्यूमेंट पर भरोसा करते हुए अपनी जमा पूंजी लगाई और कोई किसी ने छोटा घर खरीदा, किसी ने दुकान खरीदी, किसी ने अपार्टमेंट खरीदा, तो उन लोगों को भी किसी न किसी तरीके से हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि दुनिया भर में रेगुलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर कोई
इलीगैलिटी हुई हो या इरेगुलरिटी हुई हो, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम जिन लोगों ने वो गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी आने की ज़रूरत है कि मुस्तकबिल में इस तरह की गलत कार्रवाई ना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट को आगे लेते हुए एक कमीशन फॉर्म करने की सिंध गवर्नमेंट ने उसूली तौर पर फैसला किया है। मौलाना साहब, हमारे शो में सईद गनी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि ज़मीन हम देने को तैयार हैं, उस पर घर बनाकर वफाक को देना है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट है और नया हाउसिंग यसम। तो आप वफाकी हुकूमत से आपको बात तो करें ना कि आप ज़मीन दे देंगे। ये लोग जो जिन्हें अपने घरों से निकाला जा रहा है उनके पास इतने पैसे थोड़ी होंगे कि वो इन पर घर भी फ़ौरन बना लेंगे। शाहजेब, ये हमने फैसला इसलिए किया कि हमें वफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वो दावे कर देते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया पर बहस होती है, बट काम नज़र नहीं आता। तो हमने उसूली तौर पर फैसला ये किया कि हम अपने वसाइल में रहते हुए जो रिलीफ शहरी को दे सकते हुए कम से कम हम तो वो दें। तो ज़मीन हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इसलिए कि वो हम अकेले काम कर सकते हैं, हमें उसमें कोई वफाक की मदद, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। तो हम वो ज़मीन उन लोगों को देंगे इस जांच के बाद कि किसका वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट था, किसके पास वो कागजात थे। और इसलिए वो कमीशन तश्कील दिया जा रहा है कि मैं खुद बहैसियत हुकूमत इस बात का फैसला नहीं करूँ, एक इंडिपेंडेंट कमीशन मौजूद हो जिसके अंदर अच्छी साख के लोग हों जो चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद गवर्नमेंट को एडवाइस करें। लेकिन गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ज़मीन देने को तैयार है कि ज़मीन सिंध की आवाम की अमानत है, ये शहरी हैं हमारे, हम इनको ज़मीन प्रोवाइड करें। साहब, बहुत शदीद क्राइसिस में हैं लोग, बहुत परेशान हैं लोग, आपको वफाक को बात करनी पड़ेगी उनका मसला फौरी तौर पर हल करने के लिए, वरना आप ज़मीन दे देंगे, घर बनाने के पैसे नहीं होंगे, उनके लिए फिर भी मसला बना रहेगा। शाहजेब, आप जितनी बार कहेंगे मैं बात करने को तैयार हूं, बट बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो लोग इस वक्त जिनके घर मुनहतिम कर दिए गए हैं, जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, उनको कोई मुतबादिल देने की ज़रूरत है। अगर उनके पास ज़मीन ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए हाउ कैन दे प्रोसीड फर्दर। वज़ीर आज़म साहब बड़ी बात करते हैं कि जी हमने बैंकिंग सेक्टर को हाउसिंग के लिए खोल दिया है, तो परहैप्स ईजी इक़्तिसाद पर उनको कर्जे दिए जा सकते हैं और हम उसमें उनका केस लड़ सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो पहली चीज़ है कि वो घर कंस्ट्रक्ट किस चीज़ के ऊपर करेंगे, ज़मीन के ऊपर करेंगे, वो ज़मीन हम उनको देने को तैयार हैं। और इसके अंदर हम कोई कंडीशन वफाकी हुकूमत के साथ नहीं लगाना चाहते। ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है कराची वालों के लिए, ताकि उनको सिक्योर किया जा सके। आपने नसर टावर के मसले पर भी बात की और आपने बताया कि शारा फैसल पर पता नहीं कितनी इमारतें गिरानी पड़ेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, क्या करे आवाम? उन्होंने वेरीफाई करके लीज देखकर अपने जमा पूंजी लगा के घर ले लिए हैं, क्या करें? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये किया? और क्या और भी इमारतें ऐसे ही गिरेंगी या इसका भी कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी? देखिए शाहजेब, अगर हम कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ एक कानून का इतलाक होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी बिल्डिंग को रेगुलराइज कर दिया जाए जहाँ पर बड़े पावरफुल अमीर लोग रहते हैं, लेकिन कराची में जहाँ पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उसकी बिल्डिंग को, उसकी तामीर को मुनहदिम कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की हुकूमत के सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भरोसा करते हुए अपनी जमा पूंजी लगाई थी, तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जब नस्ला टावर के आप कागजात को देखेंगे तो आपको ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स 1950s के नज़र आएंगे, 1980s के नज़र आएंगे। जब आपने शारा फैसल की सड़क की अलाइनमेंट को चेंज किया तो इजाफी 20 फीट रोड दोनों साइड पर निकल आई, जिससे सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको मैं नहीं चलाता हूँ, मेरी हुकूमत नहीं चलाती, और माजी में 1950s में तो मेरी सियासी जमात भी नहीं थी, उन लोगों ने पैसे लेकर सरकारी अखराजात लेने के बाद वो ज़मीन को अलॉट किया, रजिस्ट्री हुई, कागजात एग्जीक्यूट हुए। तो अब उसके ऊपर एक बिल्डिंग अगर तामीर हो गई है तो मैं समझता हूँ किसी एक बिल्डिंग के साथ आप इस तरह की मिसाल क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, आपने सुनिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।